नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हम लोग आयोग की नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा यह प्रयास है कि आयोग से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वह आपके गलत ना हो, सारे प्रश्न आप सही कर ले। इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ टॉपिक इस सीरीज में कर चुके हैं पहले, और मैपिंग आपकी जो है तेज सर बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं। जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से सही हो जाएंगे। अब मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो आयोग की श्रृंखला, जिसमें हमारा जो पहला आयोग है दोस्तों वह है मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग ही सबसे पहले क्यों चुना, इसका कारण है दोस्तों, और इसका कारण यह है कि सबसे ज़रूरी यदि हमारे जीवन में कुछ है तो वह है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होते हैं? तो ऐसे अधिकार दोस्तों जो आपको मानव होने के नाते प्राप्त है। शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे अधिकार जो आपको मानव होने के नाते प्राप्त है, अर्थात सांस लेने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, आपकी गरिमा का अधिकार और ऐसे सारे अधिकार जो आपको कहीं ना कहीं मानव होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकारों का संरक्षण जो है इस आयोग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। और अब थोड़ा सा इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं कि इनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से, कैसे ये वर्तमान की स्थिति में हम आ गए और मानव अधिकारों पर चर्चा करने लगे। दोस्तों पहले भी मानव अधिकार थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1525 में एक लेखक ने लिखा था, यूरोप के लेखक थे, उनकी एक रचना थी द वेल्स आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 1525 में। यहाँ पे दोस्तों यूरोप में मानव अधिकारों का जन्म होता है। यूरोप में मानव अधिकारों के जन्म के बाद 1948 में दोस्तों 1948 में व्यवस्थित तरीके से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकार को लेकर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1948 में सार्वभौमिक घोषणा की गई मानव अधिकारों को लेकर के, क्योंकि मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हम काफ़ी सारी मानवों की क्षति कर चुके थे, मानव के अधिकारों का हनन कर चुके थे। इसीलिए पूरे विश्व को एक ऐसे कहना चाहिए एक ऐसे घोषणा की आवश्यकता थी, एक ऐसे आयोग की, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो इस दिशा में सोच सके। तो संयुक्त राष्ट्र ने सोचा दोस्तों 10 दिसंबर को घोषणा कर दी। उसके थोड़े समय बाद ही, लगभग 40 सालों बाद 1991 में पेरिस में घोषणा होती है दोस्तों। वहाँ पर पेरिस घोषणा पत्र जारी होता है और वहाँ पर सारे देशों को यह आदेश दिया जाता है कि आप लोग अपने यहाँ पर आयोग का गठन कीजिए। किस आयोग का गठन कीजिए? तो मानव अधिकार से संबंधित या मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग का गठन कीजिए। तो यह हो जाता है दोस्तों 1991 में। इसके 2 साल बाद ही भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया जाता है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मूल अधिकार और मानव अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो मूल अधिकार दोस्तों ऐसे अधिकार जो किसी देश की विधि के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, यह सार्वभौमिक नहीं होते, यह सीमित होते हैं दोस्तों। लेकिन मानव अधिकार सार्वभौमिक अधिकार होते हैं, व्यापक होते हैं और मानव होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं। ये किसी देश की विधि हमें प्रदान नहीं करती, और जबकि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, यह किसी देश की विधि के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। अब हम आयोग पर थोड़ा सामान्य जानकारी इसकी देख लेते हैं, उसके बाद हम अधिनियम पर चर्चा करेंगे। आयोग की सामान्य जानकारी क्या है दोस्तों कि स्थापना आयोग की 12 अक्टूबर 1993 को होती है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों सांविधिक प्रकार की है। सांविधिक का अर्थ यह है कि संसद के अधिनियम के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है और इसका कोई भी संविधान में वर्णन नहीं है। यदि संविधान में वर्णन होता तो यह संवैधानिक होता, ना कि सांविधिक। तो इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? सांविधिक प्रकार की है, क्योंकि 1993 में जो अधिनियम आया 1993 में, उसकी धारा 3 के तहत इस आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों मानव अधिकार भवन नई दिल्ली में है। फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र जी प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा A.K. मिश्रा है। याद रखिएगा दोनों मिश्रा जी जो है इनका संबंध जो है मानव अधिकारों से है। फिर महिला सदस्य दोस्तों
फातिमा बीवी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि वर्तमान तक अभी तक मानव अधिकारों की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। तो प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तैयार रहिएगा। लेकिन महिला सदस्य रही है, और कौन रही है दोस्तों? तो फातिमा बीवी रही है, अध्यक्ष नहीं सदस्य। फिर महासचिव, तो महासचिव वर्तमान में दोस्तों जयदीप गोविंद जी है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इनके नाम में भगवान का नाम है, और भगवान ही हमें मानव बनाते हैं और वही हमें अधिकार भी देते हैं। तो याद रखिएगा जयदीप गोविंद जी महासचिव है। फिर दोस्तों यह जो आयोग है हमारा, यह सलाहकारी प्रकृति का है, मतलब इसकी न्यायिक प्रकृति नहीं है। यह आपको दंड नहीं दे सकता, यह केवल सलाह दे सकता है। तो सलाहकारी प्रकृति का यह आयोग है। फिर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष पुराने, मतलब 2 वर्ष से यदि पुराने से अधिक मामले हैं तो वह नहीं देखे जाएंगे, केवल 2 वर्ष पुराने मामले देखे जा सकते हैं। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा। अब यह तो आयोग की सामान्य जानकारी है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको यदि बार बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। अब दोस्तों इस आयोग का जो आधार है, इस आयोग को जो जिस अधिनियम ने बनाया है, उस अधिनियम को हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो वहीं से प्रश्न बनेगा, और यदि हम उस अधिनियम को अध्ययन करके जाएंगे तो हमारे सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। क्योंकि यदि सामान्य जानकारी से रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो वो यहाँ से बन जाएगा, और अधिनियम से रिलेटेड कोई प्रश्न बनेगा तो वो हमसे बनना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको अधिनियम की जितनी प्रमुख धाराएं हैं वो सारी धाराएं करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, यह जो अधिनियम है यह 8 अध्याय और 43 धाराओं से मिलकर बना है। 8 अध्याय और 43 धाराओं से मिलकर बना है, जिसमें जो प्रमुख इसके आर्टिकल है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें दोस्तों प्रमुख है हमारे लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वह उसका वर्णन धारा 3 से लेकर के 20 तक किया गया है। फिर धारा 21 से दोस्तों 21 से लेकर के 29 तक राज्य मानव अधिकार, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का वर्णन किया गया है। और धारा 30 और धारा 31 में मानव अधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट कोर्ट का जो है वह उसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। अब हमको जो पढ़ना है प्रमुख रूप से धारा 3 से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी इस आयोग में प्रमुख धाराएं हो सकती है। इनके नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, और शॉर्टकट में सारे नोट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपका 10 मिनट या 5 मिनट में एक आयोग का रिवीजन हो जाए, और 1 घंटे में आप सारे 10 आयोग का रिवीजन कर ले, ताकि एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना जाए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों धारा 3 पर। धारा 3 में 4 प्रमुख बातें लिखी हुई है। पहली चीज तो यह कि आयोग का गठन, तो आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। दूसरा में संरचना बताई गई है, इसको देखते हैं अभी। फिर पहले मुख्यालय देख लीजिए दोस्तों कि आयोग का मुख्यालय किस धारा में लिखा हुआ है, कहाँ होगा। तो धारा 3 में लिखा हुआ है कि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। लेकिन एक बात और लिखी हुई है दोस्तों, वह लिखी हुई है कि केंद्र सरकार यदि अनुमोदित करती है तो अन्य स्थान पर भी आयोग की अनुमति से जो है आयोग का मुख्यालय बनाया जा सकता है। क्या बताया मैंने कि मुख्यालय वैसे तो नई दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार यदि अनुमोदित करती है तो अन्य स्थान पर भी आयोग का मुख्यालय बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों संरचना हम देख लेते हैं। संरचना में 13 सदस्य है दोस्तों। 13 सदस्य किस प्रकार से बटे हुए हैं कि एक तो हमारे अध्यक्ष महोदय है, और 5 जो है नियमित सदस्य या नियुक्त सदस्य है, और 7 दोस्तों पदेन सदस्य है। तो इनको भी याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन बन सकता है यह देखते हैं। तो लिखा हुआ है धारा 3 में कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है आपका अध्यक्ष बन सकता है। पहले यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ था दोस्तों, लेकिन 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और मुख्य शब्द को हटा दिया गया और न्यायाधीश शब्द लिख दिया गया। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, वह इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। फिर नियुक्त सदस्य देखते हैं दोस्तों। तो नियुक्त सदस्य में 2 प्रकार के सदस्य हैं हमारे पास। पहले तो वो सदस्य है जो न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें से एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट से आता है और दूसरा सदस्य
हाई कोर्ट से आता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य रहेंगे दोस्तों वह वहाँ के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, और हाई कोर्ट से जो सदस्य रहेंगे दोस्तों वह वहाँ के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं, या तो वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं हाई कोर्ट के। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा कि यह 2 सदस्य आपके न्यायिक पृष्ठभूमि के। फिर 3 सदस्य दोस्तों जो नियुक्त सदस्य, इसको हम लोग देख रहे हैं जिसमें 5 हैं, इधर 2 इधर हो चुके हैं, 3 यहाँ पर जो सदस्य है यह मानव अधिकार के विशेषज्ञ होंगे, जिसमें 1 महिला अनिवार्य होगी। तो 3 सदस्य मानव अधिकार के विशेषज्ञ होंगे दोस्तों। फिर पदेन सदस्य क्या होते हैं? तो पदेन सदस्य जिनको थोड़ा सीमित अधिकार प्राप्त है, जिनको थोड़ी सीमित शक्तियाँ प्राप्त है, जो नियुक्त सदस्य है उनसे थोड़ा से कम अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो ये ऐसे सदस्यों को पदेन सदस्य कहते हैं। और इनकी संख्याएं कितनी है इस आयोग में? तो 7 है दोस्तों। पहले यह संख्या 4 हुआ करती थी, लेकिन 2019 में संशोधन करके 3 और बढ़ा दी गई, अब यह संख्या 7 हो गई है। कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी आयोग लिखे हैं ना दोस्तों, इनके अध्यक्ष यहाँ पर पदेन सदस्य का कार्य करते हैं। तो इनके अध्यक्ष मतलब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जन आयोग के अध्यक्ष और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये सारे जो अध्यक्ष हैं ये यहाँ पर पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ पर तो अध्यक्ष हैं, लेकिन मानव अधिकार आयोग में वह पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों ये थी आयोग की संरचना। इसमें 13 सदस्य हैं, जिसमें एक आपके महासचिव भी है, मतलब 13 + 1 ये आपका आयोग है। इसके कुछ और महत्वपूर्ण धाराएं हम लोग देख लेते हैं, चर्चा उस पर कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग मानव अधिकार अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं। अधिनियम की हमने धारा देखी, धारा 3 में गठन को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब कुछ प्रमुख धाराएं हैं, मैंने यहाँ पर लिख ली है। इतनी धाराएं आपको भले ही धारा याद न रहे, लेकिन इनके अंदर के प्रावधान भी आप याद रखेंगे और प्रश्न यदि बनेगा तो आप कर लेंगे। इसीलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रश्न यदि घुमाएगा वो तो आप विचलित हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। आइए धारा 4 पर चर्चा करते हैं कि आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। धारा 4 में क्या है? नियुक्ति। धाराओं से तो क्रम प्रश्न बनेंगे, लेकिन धाराओं के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। धारा 4 में दोस्तों है नियुक्ति। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की जो है सिफारिश ली जाती है, और वो समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। समिति में 6 सदस्य है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो है इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें गृह मंत्री भी भाग लेता है, केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दोनों रहेंगे यहाँ पर। फिर लोकसभा से 2 लोग आते हैं और राज्यसभा से दोस्तों 2 लोग आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता लोकसभा से आएंगे, और राज्यसभा के दोस्तों उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष के नेता आएंगे। तो यह 6 लोग मिलकर के एक समिति बनाते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और यह सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की। तो यह है आपकी धारा 4। यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखी हुई है दोस्तों कि यदि समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसका नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बात धारा 4 में ही लिखी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। अपने नोट्स में इन बातों को भी जो है आप लिखते जाइएगा। एक बात और लिखी है दोस्तों धारा 4 में ही, और यह लिखा हुआ है कि जो वर्तमान में कार्यरत यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति आप करना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आपको परामर्श लेना होगा या उनकी परमिशन लेनी होगी दोस्तों। तो धारा 4 में हमने 3 बातें देखी। पहला तो यह कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समिति की सिफारिश पर होगी। दूसरा कि यहाँ पर जो है दूसरी बात यह देखी कि जो यदि आप किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परमिशन लेनी होगी। और तीसरी बात यह देखी कि इस समिति में से कोई सदस्य यदि अनुपस्थित रहता है तो उसका नियुक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
फिर दोस्तों हम आते हैं धारा 5 पर। धारा 5 में है सदस्यों या अध्यक्षों का हटाया जाना या त्यागपत्र देना। तो त्यागपत्र उसी को हमेशा दिया जाता है जो नियुक्ति करता है, अर्थात राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। इन्हें कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को पहले जांच करवानी पड़ेगी, फिर हटा सकते हैं। और भी कुछ कारण हैं, जैसे यदि दिवालिया घोषित हो जाए या अन्य किसी लाभ के पद पर मिले तो भी इन कारणों के आधार पर भी इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ये 2 कारण प्रमुख है दोस्तों, याद रखिएगा। धारा 6 पर आते हैं दोस्तों। धारा 6 में है पदावधि। पदावधि अध्यक्ष एवं सदस्य की 3 वर्ष 70 वर्ष होती है, 3 वर्ष 70 वर्ष जो भी इसमें से पहले हो। लेकिन अध्यक्ष में एक और चीज लिखी हुई है, अध्यक्षों के पदावधि में लिखा हुआ है कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं दोस्तों। तो अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यह भी जो है धारा 6 में लिखा हुआ है। धारा 7 पर आते हैं दोस्तों। धारा 7 में लिखा हुआ है कि कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है। ठीक है, आयोग में यदि अध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यह धारा 7 में लिखा हुआ है। धारा 8 में यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यदि एक बार हो जाए तो उसके बाद उनकी वेतन और उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। धारा 10 में अधिवेशन का समय और अधिवेशन कहाँ पर होगा इसका जो निर्णय है वह अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। दूसरी बात धारा 10 में एक और लिखी हुई है कि महासचिव के द्वारा इसके सारे कार्यों को अभिप्रमाणित किया जाता है, तो यह भी आपका धारा 10 में लिखा हुआ है। तो ये आप कुछ प्रमुख धाराएं देखी दोस्तों आयोग से संबंधित। और भी कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बार पढ़ के जाएंगे, प्रश्न आ गया तो आप हल कर लेंगे। जैसे धारा 11 दोस्तों, धारा 11 इसीलिए महत्वपूर्ण है, धारा 11 में यह लिखा है कि जो आयोग का महासचिव होगा, अर्थात जो जयदीप गोविंद जी वर्तमान में है, तो वह भारत सरकार के सचिव रैंक के स्तर का अधिकारी होगा। फिर धारा 12 में आयोग के कार्य लिखे हुए दोस्तों। आयोग के कार्य में आपको एक लाइन जरूर याद रखना है कि आयोग स्वतः संज्ञान के द्वारा भी कार्य कर सकता है, तो स्वतः संज्ञान शब्द को याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। दूसरी दोस्तों यह बात याद रखना है कि आयोग क्या क्या यहाँ पर कार्य करता है, तो आयोग मानव अधिकार से संबंधित सारे कार्यों को संबोधित करता है। जैसे किसी लोक सेवा के द्वारा यदि किसी मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पर भी मानव अधिकार हस्तक्षेप करेगा, मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप करेगा। यदि जेल में किसी प्रकार के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ भी हस्तक्षेप करेगा। एनजीओ को प्रेरित करेगा और लोगों को, जनता को जागरूक करेगा अपने मानव अधिकार के प्रति। तो इस प्रकार के कार्य मानव अधिकार के द्वारा, आयोग के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। अगली जो धारा है कि मानव अधिकार आयोग की सख्तियां किस प्रकार की होगी, तो सख्तियां सिविल न्यायालय की प्रकार की होगी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार होगा दोस्तों। यह धारा 13 में लिखा हुआ है। यह तो नहीं पूछेगा किस धारा में लिखा हुआ है, लेकिन यह जरूर पूछ सकता है कि आयोग की जो सख्तियां होगी वह किस प्रकार की होगी, तो सिविल न्यायालय। अधिकतर जो आयोग रहते हैं दोस्तों, सारे आयोग की सख्तियां सिविल न्यायालय की ही होती है, सिविल न्यायालय प्रकार की ही होती है। फिर धारा 18 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। देखिए, धारा 13 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट धारा नहीं थी ज़्यादा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन धारा 13 के बाद जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वह धारा 18 कि धारा 18 में एक बात लिखी हुई दोस्तों कि यदि पीड़ित जो है, पीड़ित से संबंधित कोई भी जांच करता है, प्रक्रिया करता है, तो उसकी रिपोर्ट 1 माह के भीतर, 1 माह शब्द जरूर, समय जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 1 माह के भीतर केंद्र सरकार को, आयोग को सौंपना होगा, तो 1 माह के भीतर। लेकिन यदि सशस्त्र बलों वाला यदि कोई मामला है तो सशस्त्र बलों में पहली बात तो यह कि वह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है,
कि क्या हुआ था। सशस्त्र बलों में मानव अधिकार के आयोग की शक्तियाँ सीमित हो जाती है दोस्तों, क्योंकि बात आर्मी की है, बात हमारे देश की सुरक्षा की है, बात हमारे देश की जवानों की है, तो वहाँ पर मानव अधिकार के आयोग की शक्तियाँ सीमित हो जाती है। और किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से पहले आयोग के द्वारा केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है, और उस रिपोर्ट पर जो है सारी अध्ययन करने के बाद, सारा निष्कर्ष निकालने के बाद वापस से 3 माह के बाद केंद्र सरकार को वह रिपोर्ट सौंप दी जाती है। तो 3 माह का यहाँ पर समय लिया जाता है, और सामान्य केसेस में 1 माह का समय आयोग के द्वारा लिया जाता है दोस्तों। फिर यह आयोग को इतना समय दिया गया है अधिनियम में। फिर धारा 20 दोस्तों, धारा 20 इंपॉर्टेंट है कि आयोग अपनी हर वर्ष की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद में रखवाती है दोस्तों। याद रखिएगा, आयोग का गठन जिसने किया है, आयोग उसी को रिपोर्ट देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को नहीं देगा। आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया है, इसीलिए जो आयोग है वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार उसे संसद के पटल में रखवाएगी। तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट धारा आपने देख ली, धारा 11, 12, 13, 18, 19 और 20। और क्या संबंधित धारा हो सकती है? धारा 21 से लेकर के धारा 29 तक के राज्य मानव अधिकार का वर्णन है, तो उसे हम जो है छोटा सा एक वीडियो राज्य मानव अधिकार का बना देंगे 5 मिनट का, जिसमें उस पर जो है डिस्कस कर लेंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। फिर धारा 30 दोस्तों, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था। धारा 30 में ह्यूमन राइट का कोर्ट है दोस्तों, जो है न्यायालय का वर्णन किया गया है। और धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक जो वहाँ पर वकील की पैरवी करेंगे, उनका अनुभव बताया गया है कि 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर ये सारे धाराएं भी आयोग से ही संबंधित है। पहली धारा देखिए, यहाँ पर 4 धाराएं क्रम से लिखी हुई है, 32, 33, 34, 35। क्रम याद नहीं भी रखे तो भी ये याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार को दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राज्य मानव अधिकार को दिया जाता है, और इनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी जांच दोस्तों CAG के द्वारा की जाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आयोग हम पढ़ रहे हैं तो आयोग से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। भले ही यह अधिनियम का है, लेकिन आयोग से प्रश्न बन सकता है। फिर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई इस धाराओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है तो ये वाला इस धारा जो 36 है, धारा 36 आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है न आने वाले विषय। ऐसे कौन से विषय है जो आयोग में नहीं आएंगे? तो पहले तो वो जो अन्य आयोग में लंबित होंगे, उसकी जांच मानव अधिकार के द्वारा, मानव अधिकार आयोग के द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरे वो जो 1 वर्ष के भीतर के ही मामले आयोग जांच कर सकता है, 1 वर्ष से पुराने मामले आयोग जांच नहीं कर सकता। तो 2 ऐसे केसेस है दोस्तों जो नहीं आते हैं मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत, तो याद रखिएगा। फिर केंद्र सरकार के जो नियम हैं उनको बनाने की शक्ति धारा 40 में, और राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 41 में दी गई है। तो ये दोस्तों आपकी पूरी धाराएं हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे धारा 3 में गठन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले लेक्चर में भी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। फिर धारा 4 में नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, ये समिति याद रखिएगा। धारा 5 में त्यागपत्र हटाया जाना, ये याद रखिएगा। धारा 6 में पदावधि, 370 अध्यक्ष जो है पुनर्नियुक्ति का पात्र है। धारा 7 में कार्यकारी अध्यक्ष है। धारा 13 और धारा 12 को याद रखिएगा। 12 में आयोग के कार्य है जो स्वतः संज्ञान के आधार पर, और 13 में आयोग की शक्तियां है जो सिविल न्यायालय के जैसी होगी। तो ये हमारा था मानव अधिकार आयोग। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो भी मैं करा दूंगा आपको, और सारा आयोग आपका ख़त्म हो जाएगा। वैसे आशा है कि यहीं पर आपका जो है वो आयोग हो जाएगा, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन हैं आप लगा करके देखिएगा, आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है तो उसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू।